गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार नवीन एजुकेशन एकेडमी पर। हम लोग पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो धातु का हमने क्या किया था, भौतिक गुण को देखा था, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने पढ़ लिया था। हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, भौतिक गुण को पढ़ रहे थे कि भौतिक गुण वाले कौन होते हैं, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। तो पहले वाले अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने धातुओं का भौतिक गुण बताया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मुख्य रूप से जो उसमें एक्सेप्शन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है, तो आज हम लोग मेटल्स का देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल properties, physical properties of non-metal, physical properties of non-metals, यानी कि अधातु का भौतिक गुण, अधातु का, अधातुओं का भौतिक गुण, अधातुओं का भौतिक गुण। तो हमारा जो टॉपिक है था यह है, पहला होता है कि धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, ब्रिटल होती हैं। समझा रहा हूं, पहले लिखते रहते हैं फिर समझाएंगे। नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती हैं, अधातुएं, अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होने का मतलब क्या, जब हम किसी मेटल को, जब किसी धातु को हम लोग उसको क्या कर रहे थे, हैमर से या हथौड़ी से पीट रहे थे, तो एक पतली चादर के रूप में, यानी कि ये देखा था कि जो धातुएं होती हैं आघात वर्धन्य होती हैं और तन्य भी होती हैं। लेकिन जो हमारा अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर नॉन मेटल को हम क्या करेंगे, पीटेंगे, है ना, हथौड़े से या उस पर वार करेंगे, तो वो किसके रूप में आ जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, पाउडर के रूप में आ जाएगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि जो नॉन मेटल्स होता है वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है, अब इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं कि धातुएं जो होती हैं इनकी कुल संख्या, देयर आर टोटल, देयर आर टोटल 20 non-metals, there are 20 non-metals present in periodic table, periodic टेबल के बारे में जानते हैं कि ग्रुप्स और पीरियड मिलाकर क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, और इन्हीं ब्लॉक्स में क्या किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है 180 एलिमेंट्स का। हालांकि 126 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन मेंडलीव का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी तक 118 एलिमेंट्स को ही जगह दिया गया है। ग्रुप्स और पीरियड मिलाकर क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें SPDF 4 ब्लॉक हैं। ठीक है। तो अधातुओं की संख्या जो है ये कितनी है, 20 होती है। यानी कि अधातुएं जो है वो, अब हम लोग देख लेते हैं कि अधातु जो है, यहां पर लिखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स यहां पर लिख रहे हैं, बात किसकी हो रही है, अधातु की हो रही है। तो अभी हमने देखा कि अधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अधातुओं की संख्या जो 20 है,
अब इसमें हमें देखना है कि 7 ऐसे होते हैं जो ठोस के रूप में पाए जाते हैं, एक ऐसा होता है जो ब्रोमीन के रूप में पाया जाता है, और 12 ऐसे आपके नॉन मेटल हैं जो गैस के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें ये अक्रिय गैस और सक्रिय गैस, एक्टिव और इनर्ट गैस में बांटे हुए। देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है, अब इनके संख्या को देखने वाले हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसको किस रूप में बांटा गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, इसको गैस के रूप में बांटा गया है। तो गैस में टोटल जो नंबर है वो आपका कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। गैस में जो अधातु है जो गैस के रूप में पाती है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, उनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है आपकी, 12 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आप लोग देखेंगे, सबसे पहला होता है सक्रिय गैस। सबसे पहला क्या होता है, सक्रिय गैस। सक्रिय गैस, एक्टिव गैस। एक्टिव गैस, एक्टिव गैस कहने का मतलब है कि जो क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, सक्रिय हो, किसी के साथ कंबाइंड हो जाए। ठीक है, दूसरा होता है आपका अक्रिय गैस, या जिसे आप लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, या इसको नोबल गैस भी कहते हैं। तो जो हमारा ये सक्रिय गैस है, इसकी संख्या कितनी है, कुल 7 है। ठीक है, जो ये सक्रिय गैस है, सक्रिय गैस की संख्या कुल कितनी है आपकी, 5 है। सक्रिय गैस की संख्या कितनी है आपकी, कुल यहाँ पर 5 है, याद रखिएगा 5 है। और यहाँ जो अक्रिय गैसों की संख्या है वो आपकी कितनी हो जाती है, तो 7 हो जाती है। मैंने क्या कहा कि अधातु जो है कुल कितने हैं, 20 है। अधातु कुल कितने हैं, नॉन मेटल्स कुल कितने हैं, यहाँ पर 20 है। अब इस 20 में से सॉलिड रूप में यानी ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में और द्रव्य अवस्था में कौन कौन है, तो उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अधातुओं में बंटवारा कर रहे हैं उनकी अवस्था के आधार पर, ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव्य अवस्था के आधार पर। तो मैंने कहा कि गैस अवस्था में 12 गैसें होती हैं, जिसमें 5 सक्रिय गैस होती हैं और 7 क्या होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं। जैसे सक्रिय गैस में एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, तो H2 हाइड्रोजन भी क्या होता है, किसी से कंबाइंड होकर क्या करता है, नया एलिमेंट, नया कंपाउंड बना लेता है। एलिमेंट नहीं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाता है। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर इसके बाद फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद आपका फिर यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर एक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये देख लेंगे, ये पांचों गैस हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है। ये सभी किस में आते हैं, अक्रिय गैस में। और अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो इनर्ट गैस है, तो यहाँ पर एक हो जाता है आपका हीलियम, हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ओजी। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोग ऊपर के 3 और ये नीचे 3 पढ़ते हैं। ये न्यू इन्वेंटेड है, यानी कि अक्रिय गैसों की संख्या मुख्य रूप से कितनी है, जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन है 7 है, लेकिन ये ओजी है जो ये 7वां इनर्ट गैस है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि गैस अवस्था ये कंप्लीट हो गया। नॉन मेटल जो है टोटल 20 है और गैस के रूप में कितने हैं, 12। 5 जो है आपके अक्रिय, क्या बोलते हैं, सक्रिय गैस में है, एक्टिव गैस में, और 7 जो है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के रूप में है। सक्रिय गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन होता है, और अक्रिय गैसों में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, और ये 7वां आपका ओजी हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो नॉन मेटल है ये लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉन मेटल है
ठीक है, तो ये लिक्विड के रूप में भी। तो आप सब कमेंट करके तब तक बताइए कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यहां पर लिखिएगा कि एक जो है, एक, ठीक है, ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन बोलते हैं। ये आपका ब्रोमीन हो जाता है। तो ब्रोमीन क्या है, यह अधातु, यह अधातु कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। यानी कि मेटल के, जैसे मेटल में आपका यानी धातुओं में जब भौतिक गुण पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा मेटल होता है, एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है, जिसे आप लोगों ने बताया था मरकरी। ठीक है, उसका लैटिन नेम क्या बताया था, हाइड्रोजीरम बताया था। ठीक उसी तरह से नॉन मेटल में भी एक ऐसा नॉन मेटल होता है, एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। अक्सर आपके एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसको बोला जाता है ब्रोमीन। अब बाकी देख लेते हैं कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 7 5 12 और एक 13, और बाकी जो शेष 7 बच जाते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी के 7 जो अन्य, यहाँ पर देख लीजिए, फिर बाकी के जो 7 अधातु होते हैं, बाकी के 7 अधातु, 7 अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्या उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, इसका उदाहरण हम लोग कार्बन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं, ठीक है, ईटीसी। आगे और भी बाकी 4 हैं, उसके नाम आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें भी। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल हो गया कि नॉन मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में किस रूप में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। मैंने बताया था कि नॉन मेटल जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में पाया जाता है, ये भी बता दीजिए। तो ये नॉन मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जो नॉन मेटल होता है वो पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, 12 जो है गैस के रूप में पाए जाते हैं, एक जो है ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, और बाकी के साथ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे अब इससे कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि अधातुएं जो होती हैं, उसमें अधातुएं जो होती हैं, जैसे धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होता है विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। तो इसमें क्या होता है कि अधातुएं होती हैं जो ना विद्युत का चालन करती हैं और ना ही ऊष्मा का, यानी कि ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, इंसुलेटर होती हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट, ये तो आपका सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट है, लिखेंगे अधातु, अधातु ऊष्मा, ऊष्मा और अधातु ऊष्मा और विद्युत के, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। यहां पर लिखिएगा नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इसको बैड कंडक्टर कह लीजिए या इसको इंसुलेटर कह लीजिए, इंसुलेटर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन अब इसमें जो जैसे हम लोग अधातुओं में धातु में अपवाद को पढ़ रहे थे, इसमें भी क्या होता है, अपवाद होता है। उस अपवाद को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं हम लोग। इसका अपवाद लिख रहा हूं मैं, तो इसका अपवाद के रूप में हो जाएगा एक्सेप्शन। देख लीजिए, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो अपवाद में आपको देखना है कि एक होता है कार्बन का, आपने कार्बन के एल्ट्रॉप्स पढ़े होंगे, तो कार्बन के मेनली जो हैं 2 एल्ट्रॉप्स होते हैं, और तीसरा होता है आपका बंक मिस्टर फुलेरिन होता है, ठीक है, C60 जिसको बोलते हैं। तो कार्बन के 2 एल्ट्रोप्स होते हैं, 2 अपरूप होते हैं। पहला अपरूप हो जाता है ग्रेफाइट और दूसरा हो जाता है आपका डायमंड, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एब्ससन ने कि ग्रेफाइट, ठीक है, इसको लिखेंगे ग्रेफाइट ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी विद्युत का सुचालक है तो आखिर वो क्यों चालक है, तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना, जिसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं भाई, या तो उनका ट्रांसफरिंग होता है, या तो उनका गेन होगा, या फिर उनका क्या होता है, लॉस होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर याद रखिएगा, करंट चैप्टर जब फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक स्टैटिक करंट पढ़ाऊंगा, और दूसरा जो होता है नॉर्मल जो मोशन वाले करंट होते हैं, यानी कि एक फिजिकल हो जाता है और एक केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है, रबिंग के द्वारा, और केमिकल में किसके द्वारा होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट लिख लीजिए कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है, एल्ट्रॉप्स होता है, एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल का जो नोक होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो आप जब लोअर क्लासेस में 8-9 क्लासेस में होंगे तो दिखाया जाता होगा कि एक एक्सपेरिमेंट आप लोग की किताबों में दी गई है कि पेंसिल को दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, 2 वायर का कनेक्शन कर लेते हैं, उनका कनेक्शन क्या कर देते हैं, किसी सोर्स से कर देते हैं, इलेक्ट्रिक जैसे बैटरी वगैरह से करके एक बल्ब लगाकर उसको जलाकर क्या करते हैं, चेक करते हैं, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिएगा, ये बात आपका हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, डल होते हैं। जैसे हमने धातुओं के लिए पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होती है, धातुई चमक होती है। लेकिन ये नॉन मेटल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का धातुई चमक नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से इसको क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या होता है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, जो चमकीला होता है, उसमें चमक होती है। तब तक मैं बता रहा हूं, तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे।
यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल्स आर डल, डल कहिए या नॉन लस्ट्रस, ठीक है। यहाँ पर क्या कहिए कि अधातुएं क्या होती हैं, धूसर होती हैं। अधातुएं धूसर होती हैं। धूसर होने का मतलब कि चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अभी आप लोग बताइए तब तक मुझे कि इस एक्सेप्शन को हम अपवाद को कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लस्टर्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, I2। लिख लीजिए कि आयोडीन जिसे आप लोग I2 के नाम से जानते हैं, है ना। आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन चमकीला होता है। आयोडीन चमकीला होता है। समझ गए कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि धूसर होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि आयोडीन ये क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर हम लोग पांचवा पॉइंट जो है इससे रिलेटेड देखने वाले हैं कि जो नॉन मेटल्स होता है। अब याद रखिएगा एक और बात, यहाँ पर जब बात यहाँ पर आयोडीन की बात आ रही है तो याद रखिएगा कि आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की कमी से हमें एक बीमारी भी होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्वेटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वेटर रोग होता है, घींघा रोग होता है, घींघा रोग या जिसे आप लोग गलगंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, आयोडीन की कमी से घींघा रोग, गलगंड रोग होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन आ गया आपके पास कि नॉन मेटल डल होता है, लेकिन आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर रोग होता है, घींघा रोग होता है, गलगंड रोग होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप लोग लिखिएगा पांचवा पॉइंट जो है कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होता है वो प्राय क्या होता है, कोमल होता है, यानी सॉफ्ट होता है। बट यहाँ पर भी क्या है, मैंने क्या कहा, जनरली सॉफ्ट होता है, हमेशा नहीं होता है, प्राय होता है। तो जनरली वर्ड या यूजली वर्ड हम लोग जब प्रायः का यूज करते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना होता है कि रेगुलर नहीं होता है, प्रायः, मे बी में चलता है ये केस। ठीक है। तो एक याद रखिएगा कि एक ऐसा, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। बताइए सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड होता है। क्या होता है, डायमंड, यानी कि हीरा जो है क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। हीरा जो होता है क्या होता है आपका, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि सबसे अगर कठोर, किसकी बात हो रही है, सबसे कठोर प्राकृतिक, सबसे कठोर प्राकृतिक चीज जो है वो क्या होता है आपका, डायमंड होता है। ये याद रखिएगा, सबसे आपका कठोर प्राकृतिक चीजें क्या हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है। धातुओं को आसानी से क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होती है, तो इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा या काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डायमंड है ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। इसी के सेंस में ये आपका एक्सेप्शन में चलता है। अपवाद में ये भी पूछा जाता है कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर हीरा है। ये आपका अपवाद में था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे धातुओं में हमने देखा था कि धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो क्या था, ज्यादा था, है ना, हाई के रूप में लिख रहे थे। लेकिन अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी नॉन मेटल्स होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, लो होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा, क्या हो जाता है, ग्रेफाइट ही हो जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको लिखिएगा कि 6 नंबर में पॉइंट है कि नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि अधातुओं के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो यहाँ लिखिएगा अधातुओं के क्वथनांक, अधातुओं के क्वथनांक तथा द्रवणांक निम्न होते हैं, यानी कि निम्न होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन देख लेते हैं। ये क्या होता है, अपवाद देख लेते हैं इसमें। तो अपवाद के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट, दो बातें अभी जिसके बारे में पढ़ रहे थे कि एक आपका हो गया डायमंड, यानी एक आपका हो जाता है हीरा, और दूसरा आपका हो जाता है ग्रेफाइट। क्या, ग्रेफाइट। दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। धातुओं के क्वथनांक और द्रवणांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। लेकिन अपवाद में डायमंड और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, जो दोनों कार्बन के एल्ट्रोप्स हैं, अपरूप हैं, इन दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में। अब हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया है। धातु और अधातुओं का जो भौतिक गुण है उनको देख लिया था। अब जो हमारी अगली क्लासेस आने वाली है वो धातुओं की जो रासायनिक गुण होता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि धातुओं का जो रासायनिक गुण होता है वो, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो आप अगर बताते हैं बेसिक, तो बेसिक होने के लिए क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल पर उसकी रीडिंग कितने से ज्यादा होना चाहिए, 0 से 14 तक का स्केल होता है। तो 0 से 7 तक का जो हम लोग देखते हैं तो एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, और 7 के बाद जो 8, 9, 10 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो बेसिक मीडियम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मेटल ऑक्साइड जो रिएक्शन करे वाटर के साथ, या मेटल रिएक्शन करे वाटर के साथ, कई सारी चीजें हैं वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जब धातुओं के रासायनिक गुण को हम लोग पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 करके आप लोग बस इसी तरह से हमारे क्लास में रेगुलर क्या है, बनते रहिए। और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियो को क्या करना है, शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो इसको फॉरवर्ड कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही डीपली आप फाउंडेशन बेस लेकर पढ़िए, क्रैश लेकर पढ़िए, चाहे जिस लेवल पर पढ़िए, ये क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली है। बेस्ट साइंस क्लास फ्री ऑन यूट्यूब बाय नवीन एजुकेशन एकेडमी के द्वारा। ये सब आप सभी लोगों का क्या है, प्यार है, आप सबका विश्वास है जो हमारे एकेडमी को क्या करते हैं। ज्यादातर हमारी एकेडमी जो है ऑफलाइन चलती है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन खैर में बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूरा का पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोग के लिए, हाँ, हमारे पोस्ट पर, हाँ, हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल के पोस्ट पर जाइएगा। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ
उस टॉपिक से रिलेटेड 8-10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मेनली रूप से आपके एग्जाम में आते रहते, उनको मैं पोस्ट करता रहता हूं। तो आप प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पे विजिट चैनल को जब ओपन कीजिएगा, वहां पर पोस्ट सेक्शन आता है, पोस्ट सेक्शन में जाइए। जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं आपको, वहां पर क्या करता हूं, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करने के लिए मैं वहां पे डायरेक्ट डाल देता हूं। आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद।